हेलो माय फोरू बच्चे, कैसे हो आप लोग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। आज बेसिकली हम लोग वेक्टर का तीसरा लेक्चर पे हैं और सबसे पहले मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वाले, जहां पे होती है फिजिक्स की अनुभूति। क्या होती है? फिजिक्स की अनुभूति। तो हम लोग तीसरे लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले कोप्लेनर वेक्टर क्या स्टार्ट करेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। टाइप्स ऑफ वेक्टर में 2 4 5 और टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं, उसके हम लोग बाद एनालिटिकल मेथड पे मूव कर जाएंगे, अलग अलग वेक्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, जिसको इसको ध्यान से समझना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। पहली बात, कोप्लेनरिटी के लिए हम लोग को मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए। कितने वेक्टर चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। कोप्लेनरिटी की अगर बात करेंगे ना, कोप्लेनर की बात करेंगे ना हम लोग, तो उसमें मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए। 2 वेक्टर्स हमेशा हमेशा याद रखना, इस बात को हमेशा गांठ बांध के रख लो, नोट बना के लिख लो इस बात को कि 2 वेक्टर आपस में हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर ही होंगे। सपोज मैंने कोई 2 वेक्टर ले लिया, मान लो हमारे पास 2 वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तुम इसको कैसे भी ओरिएंटेशन में रखो, कैसे भी ओरिएंटेशन में रखो, इस ओरिएंटेशन में रखोगे तो ये एक प्लेन में हो गया, इसको एक ऐसे रखोगे तो ये एक प्लेन में हो गया, इसको ऐसे रखोगे तो ये एक प्लेन में हो गया, इसको ऐसे रखोगे तो ये एक प्लेन में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया यार? देखो सिंपली देखो, मान लो कि ये 2 वेक्टर है आपस में, ये 2 वेक्टर है, तो क्या एक प्लेन में हो गए? इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दो, इसका भी ओरिएंटेशन चेंज कर दो, तो क्या ये एक प्लेन में हो गए, ठीक है ना। तो आपस में क्या होंगे बेसिकली, समझ गए होगे फाइनली, ठीक है ना, कि 2 वेक्टर आपस में हमेशा कोप्लेनर होंगे। जब भी हम लोग कोप्लेनर की बात करेंगे, 3 से ज़्यादा वेक्टर हमको होने चाहिए। मिनिमम कितने वेक्टर होने चाहिए? 3 वेक्टर होने ही चाहिए। सपोज कोप्लेनर में हम लोग बात करेंगे, देखो कोई एक्स एक्सिस है, सपोज कोई वाई एक्सिस है, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है कि नहीं है यार, ठीक है ना। तो मान लो कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स वाई प्लेन में तीनों वेक्टर लाई कर रही हैं, तीनों वेक्टर लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यानी वेक्टर ए जो है और बी वेक्टर जो है और सी वेक्टर जो है वो आपस में कैसे हैं? तीनों आपस में कोप्लेनर हैं। जैसे मान लो ये 3 वेक्टर हैं, ठीक है ना, 3 वेक्टर हैं, देखो 3 वेक्टर, तो तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है क्या? आपस में कोप्लेनर नहीं है। 2 वेक्टर हमेशा होगा। देखो ये 2 वेक्टर आपस में कोप्लेनर है, ये 2 वेक्टर आपस में क्या है? कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। और ये दोनों वेक्टर आपस में कैसा है? कोप्लेनर। लेकिन तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है क्या? तीनों वेक्टर, ठीक है ना। अब बताना ये, अब बताओ तीनों आपस में कोप्लेनर है क्या? तीनों आपस में कोप्लेनर नहीं है। तीनों आपस में कोप्लेनर है क्या? अब बताना तीनों आपस में कोप्लेनर है क्या? हाँ बिल्कुल कोप्लेनर हैं। अब बताना तीनों आपस में क्या है? एक वेक्टर, 2 वेक्टर, तीसरा वेक्टर है, तो तीनों आपस में क्या है? कोप्लेनर। अब बताओ तीनों आपस में कोप्लेनर है क्या? नहीं है, आपस में कोप्लेनर नहीं है, यानी तीनों सेम प्लेन पे नहीं लाई नहीं कर रहे हैं। अब बताओ, अब कमेंट में करके बताओ ये कोप्लेनर है कि नहीं, लास्ट वाला बिल्कुल कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो आइए मूव करते हैं। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, ठीक है। आपस में कोप्लेनर होंगे तो तीनों मिनिमम 3 वेक्टर की बात करेंगे और आपस में कोप्लेनर होंगे, ठीक है ना। और नोट बना के लिख लेना कि अगर 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है ना। अब अगला मूव करते हैं हम लोग किस पे? पोलर वेक्टर पे। किस पे मूव करते हैं? पोलर वेक्टर। इसमें लिख लेना द वेक्टर्स, मैं लिखाऊंगा नहीं, बस लिख लेना, द वेक्टर्स
विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, इस वेक्टर के पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। एग्जाम्पल, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसे? देखो, पोलर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। जैसे फोर्स हो गया, उसका नहीं कोई एक पॉइंट, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, राइट, कोई ब्लॉक है, इस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है कि नहीं यार, फोर्स का, है ना। तो पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और एप्लीकेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे पोलर वेक्टर बोलेंगे। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम लोग, दैट इज एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर इसी का उल्टा है, ठीक है ना। एक्सियल वेक्टर इसी का क्या है, उल्टा है। उसके पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है उसके पास, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना मेरे लाल बाल गोपाल। देखो, मास्टर चौक चेंज करते हुए, मास्टर क्या चौक चेंज करते हुए लिख रहा है बोर्ड पे एक्सियल वेक्टर। क्या लिख रहा है, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर लिख लो आगे, इसका आगे लिख लो, द वेक्टर्स which produced by rotational effect, the vector which produced by rotational effect, produces by रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है ना। रोटेशनल इफेक्ट से ये वेक्टर काउज होता है। एग्जाम्पल में लिख लेना, जैसे ओमेगा हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। टॉर्क तो अभी नहीं जानते होगे, जब पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, ठीक है ना। फोर्स सिंपली जान लो, ठीक है ना, वहाँ जब आएगा तब बता दूंगा। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, और क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा, ठीक है ना। इसको एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या होंगे, एक्सियल वेक्टर। जो अब मान लो ओमेगा हो गया, यानी जो रोटेट करता है, तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं, ठीक है ना। मान लो कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, और रोटेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, तो उसका एक्सियल वेक्टर जो होगा ना वो ऊपर होगा, ठीक है ना। वो राइट हैंड थंब रूल से कि सेंस ऑफ रोटेशंस को हम लोग करेंगे और थंब क्या बताएगा हमको, डायरेक्शन बताएगा एक्सियल वेक्टर का। तो एक्सियल वेक्टर क्या होगा, उसके ऊपर होगा। अगर यही वेक्टर है, अगर मान लो कोई रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है कोई वेक्टर, जैसे कोई ओमेगा से मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका राइट हैंड थंब रूल से क्या कहेंगे इसको, कि नीचे, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। और भी बात करेंगे हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तभी हम लोग एक्सियल वेक्टर की ज़्यादा वहाँ चर्चा करेंगे। बेसिकली मैं अभी यहाँ बता देता हूँ कि एक्सियल वेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स बाय द रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है ना। उसका एग्जांपल होता है ओमेगा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया फाइनली, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट, अब लोग चलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से एक पहला कोई वेक्टर है क्या, हाँ, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसको जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्यों बोलते हैं, देखो जीरो वेक्टर बनने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, और डायरेक्शन क्या होगा उसका, आर्बिट्री, कुछ भी ले लो मैग्नीट्यूड। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, सबसे बड़ी बात कि इसका जरूरत क्यों पड़ा हम लोगों को, ठीक है ना, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का, ठीक है ना, जीरो क्यों पड़ा। बेसिकली होता क्या है कि मान लो कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर मान लेते हैं, कोई
कोई आर्बिट्री कोई सी वेक्टर है, ये अलग अलग वेक्टर है, लेकिन किसी तरीके से ये प्रूफ हो गया, मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, किसी तरह से ये प्रूफ हो गया कि बी का मैग्नीट्यूड जो है ना वो सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है ना, सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कि बी का डायरेक्शन जो है वो सी के बराबर है, ठीक है ना, ये किसी तरह प्रूफ हो गया। ये बी वेक्टर और सी वेक्टर था, हम लोग नहीं जानते थे, सही बात, नहीं जानते थे भैया, कोई बात नहीं, किसी ने आके बोला भैया कि आप बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है ना हमारे पास, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है ना, और डायरेक्शन भी सेम है। अगर उन दोनों को माइनस किया जाए, कभी कभी क्या होता है मैथमेटिकल इक्वेशन में ए वेक्टर और कोई अलग अलग वेक्टर दिया जाता है, राइट, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड और वगैरह डायरेक्शन वगैरह पता नहीं होता, तो किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है या फिर डायरेक्शन इक्वल है, या किसी कंक्लूजन पे हम लोग जब पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या है, डायरेक्शन क्या है, इक्वल है उन दोनों वेक्टर्स के। अगर उन दोनों को माइनस किया जाए, अगर इन दोनों को माइनस किया जाए, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो क्या बनेगा, नल वेक्टर बनेगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये नल वेक्टर, यही नल वेक्टर कहलाता है। इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है, लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्री है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसे नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बनाते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस उतना कुछ है नहीं बेसिकली, बस मैथमेटिकल ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए वेक्टर का नाम दिया गया है फाइनली, ठीक है ना। अब सबसे चलते हैं, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। क्या यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स पे हम लोग चलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बोलो, कोई बता सकता है, बता सकता है कोई, यूनिट वेक्टर क्या होता है, बता सकता है तो कमेंट में लिख दो यार आराम से, और वीडियोस को शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ, और जो हेल्पफुल होती हैं जेईई मेन और नीट के लिए, राइट। सब अब आते हैं हम लोग किस पे, यूनिट वेक्टर पे, यूनिट वेक्टर पे। देखो, यूनिट से ही पता चलता है, सिंगल कुछ, यूनिट मतलब वन, ऐसा कुछ पता चलता है ना, यूनिट वेक्टर से का मतलब से यही पता चलता है ना हम लोगों को, ठीक है। तो लिख लो इसमें, मैं समझाऊंगा अभी, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है ना, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और ये डायरेक्शन बतलाने के काम में आता हो, क्या आता हो, डायरेक्शन बतलाने के काम में आता हो फाइनली, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड तो क्या हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड तो क्या हो, 1 हो, लिख लेना, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड हेल्प अस टू फाइंड ओनली डायरेक्शन, ठीक है ना, सिर्फ हम लोग को डायरेक्शन बतलाने के काम में आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब कुछ चमक रहा है ना यार। अगर चमक रहा है तो कमेंट में यस लिख दो यार, कमेंट में यस लिख दो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन बतलाने के काम में आता है फाइनली, ठीक है ना। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं, जैसे हम लोग बचपन के एक एग्जांपल लेंगे। बचपन में जब हम लोग मैथमेटिकल अर्थमेटिक वगैरह किया करते थे, तो उसमें पूछा जाता था कि 10 मैंगोस का कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है, राइट। तो 5 मैंगोस का कॉस्ट कितना होगा, 5 मैंगोस का कॉस्ट कितना होगा। तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते थे, 10 मैंगोस का कॉस्ट ऐसे लिखते थे, 10 मैंगोस का कॉस्ट 100 रुपीज़, 1 मैंगोस का कॉस्ट 10/100 रुपीज़, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ गौर करने वाली बात है इसमें कि पहले हम लोग एक सिंगल मैंगोस का दाम निकालते थे, यानी सिंगल मैंगोस का कॉस्ट निकालते थे। उसके बाद हमको जितना पूछा गया होता, ठीक है, जितना पूछा गया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी 100/10 × 5 कर देते थे। तो यहाँ भी लॉजिक सेम है, देखना यूनिट वेक्टर में ये बात समझ में आई है ना। जो बचपन में हम लोग करते थे 10 मैंगोस का कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो 5 मैंगोस का कितना होगा, हम लोग क्या करते थे 10 मैंगोस का कॉस्ट लिख लेते थे 100 रुपीज़ और सिंगल मैंगोस का दाम निकालते थे। बेसिकली सिंगल मैंगोस का क्या निकालते थे, कॉस्ट निकाल लेते थे और 5 मैंगोस के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे तो आ जाता था क्या, टोटल मैंगोस का दाम। यहाँ भी वही है। यूनिट वेक्टर का कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो 1 होगा और वो डायरेक्शन को बतलाएगा, ठीक है ना। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, इससे थोड़ा सा रिलेट करूँगा मैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अपने कान वान खोल लेना आराम से, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो कभी यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आ गया तो कभी
फंसोगे नहीं, ठीक है ना। तो देखना, मान लो बेसिकली ये जो यूनिट वेक्टर है ना, मान लो कोई एक वेक्टर है, मान लो कोई एक वेक्टर है, मान लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे एक और वेक्टर बनाना है, मुझे एक और वेक्टर बनाना है। मान लो ये वेक्टर है, मुझे एक और वेक्टर बनाना है जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, लेकिन मैग्नेट, जिसका डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में हो, जिसका डायरेक्शन, मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना। मुझे एक बी वेक्टर बनाना है, क्या बनाना है, बी वेक्टर बनाना है, ठीक है ना। मुझे बी वेक्टर बनाना है, ठीक, क्लियर, जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, किसके डायरेक्शन के जैसा, इसके डायरेक्शन के जैसा, यानी ए के डायरेक्शन के जैसा, यानी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है ना। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका जो होगा वो कुछ भी होगा और डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले कि हम ए का तो डायरेक्शन तो पता चले, ए का डायरेक्शन तो पता चले, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या निकालते थे, देखो 5 रंगों से कॉस्ट निकालते थे, पहले यूनिट का निकालते थे ना, यूनिट का कॉस्ट निकालते थे। यहाँ भी ये यूनिट वेक्टर ही निकालेंगे हम लोग इसका पहले। अगर यूनिट वेक्टर आ गया, यानी यूनिट वेक्टर का मतलब कि यूनिट, यानी एक यूनिट का कॉस्ट, कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट, ठीक है ना, ये क्या है, कॉस्ट, और यहाँ डायरेक्शन पता कर लेंगे, यानी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या देता है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहता ही है, लेकिन वो कॉस्ट यहाँ ना देके यहाँ इसका डायरेक्शन दे देता है, बस यही लिंक है, ठीक है ना। बस यही वाला लिंक है कि ये जो है हमारे पास वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिए तो हमको डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट, मैग्नीट्यूड क्या कितना उसका यूनिट है, यानी सिंगल है, एक है। अगर उसको हम लोग को 10 यूनिट का वेक्टर बी बनाना हो तो इंटू मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 यूनिट आ जाएगा किसका, नए वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर तो निकाल चुके हैं पहले, उसका डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि बी वेक्टर फाइंड हो गया ना हम लोगों के पास, देखना, ठीक है ना। तो हम लोग वेक्टर से हम लोग सभी लोग जानते थे, वेक्टर ए को लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन लिखते थे बेसिकली, ठीक है ना, ए का डायरेक्शन लिखते थे। अब यूनिट वेक्टर क्या कहा था, मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन फाइंड करने में काम आता हो, तो यहाँ से डायरेक्शन निकाल लेंगे ना यार। तो ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। ये आ गया आपका पॉकेट रॉकेट, ठीक है ना। यही है यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन ही फाइंड करने का काम आता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ही होगा इसका, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अगर इसका डायरेक्शन निकल गया, अगर इसका डायरेक्शन निकल लिया, ये तो इसका डायरेक्शन हो गया, और मैग्नीट्यूड भी इसका कितना है, 1 है। अगर हमको मान लो कि 10 यूनिट का वेक्टर बी बनाना है, 10 यूनिट का वेक्टर बी बनाना है, ठीक है ना, और इसी के डायरेक्शन में निकालना है, तो डायरेक्शन तो निकल गया और मैग्नीट्यूड भी कितना 1। अगर इसमें अगर इंटू 10 कर दूंगा मैं, ठीक है ना, तो क्या निकल जाएगा, वेक्टर बी निकल जाएगा ना। सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझो, ठीक है ना, कि कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना, कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी बनाना है मुझे, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 10 यूनिट, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 10 यूनिट, और इसी के डायरेक्शन में बनाना हो तो, ठीक है ना, तो इसी के डायरेक्शन में बनाना हो तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। ए वेक्टर का क्या निकाल लेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, कि उसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था हमारा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये था हमारा कि वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी भी हमको फाइंड करना है 10 यूनिट का, जो कि ए के ही डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। तो ए का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, यूनिट वेक्टर निकाल के। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर ऐसे निकाल लिया, ये यूनिट वेक्टर आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, बोलो 1 होता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और हम लोग कितना बनाना है, 10 यूनिट, 10 यूनिट मैग्नीट्यूड का बी वेक्टर बनाना है और उसी के डायरेक्शन में बनाना है, यानी इसका मतलब ए का डायरेक्शन तो आ गया, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। तो बी वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, 10 ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ये नया वेक्टर हमारा क्रिएट हो गया, बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को यूनिट वेक्टर का ये पता चला कि बेसिकली ये हम लोग को किसी वेक्टर का डायरेक्शन बतलाता है और उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग मैंगोज के केस में करते थे, सिंगल मैंगोज का कॉस्ट निकाल लेते थे, ये सिंगल है ना, तो मैग्नीट्यूड भी सिंगल है, उसका डायरेक्शन यहाँ निकाल लिया हम लोग,
ठीक है ना। और जितना भी हमको मैग्नीट्यूड का चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देते थे सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ भी हमने क्या किया, 10 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया, एक सिंगल ये निकाल के यूनिट वेक्टर निकाल के उसका, ठीक है ना। फाइनली कोरिलेशन आपको समझ में आ गया होगा यूनिट वेक्टर का। फाइनली होप यू गाइस, आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम लोग अब अगले मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में, और वहाँ हम लोग जानेंगे। अब पोजीशन वेक्टर बच गया है और 2-3 वेक्टर और बच गए हैं, वहाँ से हम लोग फिर एनालिटिकल ट्रीटमेंट में मूव कर जाएंगे और वहाँ से हम लोग बेसिक वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।